हेलो फ्रेंड्स। इसके पहले हम लोगों ने 4 लेक्चर कंप्लीट किया है और जितने भी चैप्टर्स पढ़ाए गए हैं वो सभी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ओके, ये जो सीरीज है ये पेड क्लास का ही हिस्सा है। जो झारखंड जीएस का फाउंडेशन क्लास है एप्लीकेशन में, उसी का ये हिस्सा है। ओके, होता क्या है कि एग्ज़ाम के लिए अलग से आपको बहुत सारी चीज़ों को रिवाइज करना पड़ता है, तो पूरा का पूरा लंबा लेक्चर ना देखना पड़े, इसलिए ये जो है आपको बताया जा रहा है इस तरह से। ओके, अब झारखंड का प्राचीन इतिहास हम लोग इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो ये फाउंडेशन क्लास में जो एप्लीकेशन में चल रहा है उसमें ये 5 लेक्चर में कंप्लीट करवाया गया, 4 से 5 लेक्चर में, और लगभग 4 घंटे का सभी को मिला दिया जाए तो 4 घंटे का क्लास जो है वो है, जिसमें प्राचीन इतिहास को पढ़ाया गया है। ठीक है, अब उसमें से जो आपको परीक्षा के हिसाब से याद रखना चाहिए तो वो सारे पॉइंट्स यहाँ मेंशन किए गए हैं। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक नीचे दिया हुआ है। ओके, सारे पीडीएफ अपने पास रखेंगे और एग्ज़ाम के पहले एक बार फिर से पढ़ लेंगे तो रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो प्राचीन इतिहास में सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे झारखंड का जो साहित्यिक उल्लेख होता है। ओके, अब इसमें देखिए, जब झारखंड के इतिहास की बात होती है, प्राचीन इतिहास की, तो इसमें क्या है कि मुख्य रूप से पुरातात्विक स्रोत है हमारे पास, साहित्यिक स्रोत भी हैं और लोकगीत, लोक कथा है। इन तीनों से हमें जानकारी मिलती है झारखंड के प्राचीन इतिहास की। ओके, तो वही जब आप पढ़ेंगे यहाँ पर साहित्यिक स्रोत, तो इसी में ये आपको पढ़ना होगा कि किस किस साहित्य में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से है। ओके, तो जो झारखंड नाम है, पहले तो आप इसी के बारे में जान लीजिए कि ये जो झारखंड नाम है इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब है झाड़ियों एवं वनों का प्रदेश, और ये नाम ही इसीलिए पड़ा है, झाड़ियों एवं वनों की बहुलता के कारण ये नाम पड़ा है। लेकिन ये जो नाम है झारखंड, इस नाम की चर्चा वैदिक साहित्य में नहीं होती है, वैदिक साहित्य में नहीं होती है। ओके, तो सबसे पहले इसी नाम को देखते हैं। ये जो झारखंड नाम है, इस नाम की चर्चा कहाँ कहाँ है, मतलब झारखंड क्षेत्र का उल्लेख इस नाम से, झारखंड क्षेत्र का उल्लेख झारखंड के नाम से कहाँ कहाँ है। ओके, तो कबीरदास का दोहा हो गया, कबीरदास का एक दोहा है, कब से छोड़ी मथुरा नगरी, कब से छोड़ी काशी, काशी का जिक्र है। उसके बाद झारखंड में आए विराजय वृंदावन के वासी, तो झारखंड का जिक्र किया गया है कबीरदास के दोहा में। तो एक ये हो गया। दूसरा, पद्मावत जो लिखा गया है मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा, तो इसमें भी झारखंड शब्द का उपयोग किया गया है। मांझ रतनपुर सोहद्वारा, झारखंड में बाएं पहारा, तो झारखंड शब्द का इस्तेमाल हुआ है इस पद्मावत में। ठीक है, तारीखे फिरोज शाही, तारीखे फिरोज शाही, तो इसमें भी झारखंड शब्द का इस्तेमाल हुआ है। ओके, ये जो तारीखे फिरोज शाही इसे लिखा है शम्स ए सिराज ने। ओके, ये लेखक हो गए। उसके बाद सियार उल मुतखरीन, इसे किसने लिखा है, गुलाम हुसैन ने। ओके, फिर तारीख बंगला, इसे लिखा है सलीमुल्लाह ने। बस ये नाम याद रखिएगा किसने लिखा है और साहित्य कौन सा है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों में झारखंड क्षेत्र की जो चर्चा है वो किस नाम से है, झारखंड नाम से ही है। इसके बाद अकबरनामा हो गया, जिसको अबुल फजल ने लिखा है, तो अकबरनामा में भी झारखंड क्षेत्र की चर्चा झारखंड नाम से की गई है। ओके, इसी का आईने अकबरी है, तो आईने अकबरी में अलग नाम मिलेगा आपको, इसके बाद हम लोग देखेंगे। ठीक है, अगर ये बोला जाए कि जो झारखंड नाम है, झारखंड का सबसे पहले झारखंड के नाम से साहित्यिक उल्लेख कहाँ मिलता है, ओवरऑल देखें तो सबसे पहला साहित्यिक उल्लेख हमें मिलेगा ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय ब्राह्मण में, ऐत्रेय ब्राह्मण में। लेकिन झारखंड के नाम से कहाँ मिलता है, 13वीं सदी का एक ताम्रपत्र है, और ये जो ताम्रपत्र है ये गंग राजा नरसिंह देव के लिए है। ओके, और इनका जो है झारखंड के क्षेत्र में एक तो संथाल परगना में अधिकार हुआ था और सिंहभूम के क्षेत्र में अधिकार हुआ, तो इसीलिए इनका ताम्रपत्र झारखंड में पाया जाना कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, ये हो गया झारखंड के शब्द की चर्चा किस किस में मिलती है। उसके बाद है पुंडरीक नाग या फिर पशु भूमि, इस नाम की चर्चा महाभारत में होती है। जब आप महाभारत को देखेंगे तो इसमें टोटल 18 चैप्टर हैं। कितने, 18 चैप्टर, जिसको अध्याय बोलते हैं। अब ये जो 18 चैप्टर है ये पर्व है, ये क्या है, पर्व, जैसे कि आदि पर्व हो गया, आदि पर्व है, उसी तरह से सभा पर्व है, फिर वन पर्व है, इस तरह से टोटल 18 पर्व है।
ओके, तो यही 18 पर्व में जो दूसरा पर्व है जिसको सभा पर्व बोलते हैं, सभा पर्व। अब हर पर्व में अलग अलग उप पर्व है, जैसे कि चैप्टर हो गया, अब चैप्टर के अंतर्गत अलग अलग टॉपिक हैं। तो ये जो सभा पर्व है इसमें 10 उप पर्व हैं, 10 उप पर्व। ओके, तो इस दूसरे सभा पर्व का जो 10 उप पर्व है, इसी में से एक है दिग्विजय पर्व, जिसमें झारखंड के क्षेत्र को पुंडरीक देश एवं पशुभूमि कहा गया है। ओके, तो सिंपली आप याद रखिए कि दिग्विजय पर्व। ओके, उसके बाद नागभूम के नाम से भी झारखंड की चर्चा होती है। नागभूम के नाम की चर्चा होती है रसिक मंगल, जिसको लिखा है गोपीजन वल्लभ दास ने। ओके, और ये जो नागभूम है ये बांग्ला भाषा में है, ये बांग्ला भाषा में है। ओके, फिर है कोकरा। कोकरा जो है अबुल फजल ने इसकी चर्चा की है, कोकरा की। ओके, कोकरा हो गया, मतलब मुगल काल में झारखंड को कोकरा के नाम से जाना जाता था। और भी है इसी तरह से, जैसे कि कोकरा, खंखरा, यहाँ आप देख रहे हैं, ये हो गया कोकरा, खंखरा। तो ये आईन अकबरी में है, अबुल फजल ने भी इसकी चर्चा की है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो अबुल फजल है उन्होंने कहा है कि झारखंड क्षेत्र जो है इसको कोकरा के नाम से जाना जाता है या फिर कोकरा के नाम से जाना जाता है, खंखरा के नाम से जाना जाता है, और इन्होंने झारखंड के नाम से भी इस क्षेत्र की चर्चा की है। ओके, अबुल फजल ने। ठीक है, उसके बाद खोखरा हो गया, ये बिल्कुल अलग है, खोखरा या फिर खोखरा भी कहते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए ये जो है ना बिल्कुल कंफ्यूजिंग वाला वर्ड है, तो एक साथ इसको आप याद कीजिए, इसलिए एक साथ लिखा हुआ है। ठीक है, जो अलग है उसको अलग रखिए, बाकी एक साथ वाले को एक साथ रखकर याद कीजिए। तो तुजुके जहांगीरी, ये जहांगीर की आत्मकथा है जिसमें झारखंड के क्षेत्र की चर्चा खोखरा के नाम से है। ओके, और इसी में तुजुके जहांगीरी में ही कहा गया है कि झारखंड के क्षेत्र में हीरा पाया जाता है। ओके, तो ये हो गया खोखरा, तुजुके जहांगीरी। फिर कुकरा देश है। कुकरा देश जो है ये किस में है, ये बहारिस्तान ए गैबो, ये मिर्जा नाथन ने लिखा है। ओके, ये जो है ये है क्या, बहिरिस्तान ए गैबो, ये बिहार, बंगाल और असम का जो हिस्ट्री है उसी का जिक्र मिलता है इसमें। जहांगीर के समय क्या स्थिति थी इन सभी क्षेत्र में उसकी चर्चा की गई है। जहांगीर के समय बिहार, बंगाल और असम, उड़ीसा नहीं असम की चर्चा मिलती है इस पुस्तक में। ओके, नेक्स्ट, कर्ण सुवर्ण एवं किलोना सुकलाना। ओके, तो हेनसांग जो है जब आए थे झारखंड के क्षेत्र में, आपको याद होगा कि जब हर्षवर्धन के भाई की हत्या शशांक ने की थी, इसका बदला लेने के लिए हर्षवर्धन जा रहे होते हैं बंगाल शशांक की हत्या करने, शशांक पर आक्रमण करने। तो उसी दौरान जो है हर्षवर्धन और हेनसांग की मुलाकात इस क्षेत्र में होती है। ओके, इसका एक हिस्सा शशांक के शासन की राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, तो हेनसांग ने जो है, जो कि एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे, बौद्ध यात्री थे, उन्होंने इस क्षेत्र को क्या कहा है, ये कहा गया कर्ण सुवर्ण किलोना सुकालाना। ओके, ये हेनसांग ने कहा है। उसके बाद कुक्कुट लाड है। कुक्कुट लाड जो है ये फायान ने कहा है। ओके, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय फायान आते हैं और इन्होंने जो है कुक्कुट लाड से इस क्षेत्र की चर्चा की है। इसका जिक्र कहाँ मिलता है, एक पुस्तक है जे थॉमस की, द पिलग्रिमेज ऑफ फायान, उसमें इसका जिक्र मिलता है। लेकिन कहा किसने, फायान ने कहा है। ओके, फिर किक्कट या किक्कट प्रदेश, किक्कट प्रदेश हो गया, एवं किकाट नाम देशो अनारे, इन तीनों नाम से झारखंड की चर्चा ऋग्वेद में है। किसमें है, ऋग्वेद में। लेकिन किकाट नाम देशो अनारे को अगर आप हटा देंगे तो क्या बचेगा, किक्कट प्रदेश। इसकी चर्चा भागवत पुराण में भी होती है, भागवत पुराण में भी होती है। ओके, ये हो गया। उसके बाद मुरुंड है। ओके, ये प्रयाग प्रशस्ति है जिसमें ये चर्चा की गई है कि जो समुद्रगुप्त थे उन्होंने आटविक प्रदेश को अपने अधिकार में कर लिया था, और उस समय ये था कि झारखंड इसी क्षेत्र का हिस्सा था, आटविक। ओके, आटविक प्रदेश का ही हिस्सा था। झारखंड को अटावी भी कहा गया है अशोक के कार्यकाल में। ओके, तो ये नाम जो है
इसकी चर्चा होती है, इसको समुद्रगुप्त ने अपने अधिकार में ले लिया था। इसकी चर्चा होती है प्रयाग प्रशस्ति में। तब झारखंड का जो है जिक्र किया गया है मुरुंड के नाम से। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन के द्वारा लिखा गया है, प्रयाग प्रशस्ति। ओके, उसके बाद मुंडल है। मुंडल जो है इस नाम से झारखंड की चर्चा होती है टोलमी के द्वारा। इसके द्वारा, टोलमी के द्वारा। ओके, कुकुट देश, कुकुट देश जो है झारखंड की चर्चा कुकुट देश से होती है कौटिल्य के द्वारा। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, तो हम कह सकते हैं कि मौर्य काल में, खासकर चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो है झारखंड का जो जिक्र होता है वो कुकुट देश से होता है। ओके, कुकुट देश से होता है। अब जो वैदिक साहित्य हैं और पुराण है उसमें देखते हैं। देखिए, ऋग्वेद हो गया। ऋग्वेद में किक्कट प्रदेश, किकाट नाम देशों अनार्य, झारखंड के क्षेत्र के लोगों को अनार्य कहा गया। अनार्य जो यहीं के थे, आर्य जो बाहर से आए। ओके, फिर अथर्ववेद है। यहाँ अथर्ववेद जो है ये थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, थोड़ा सा ये इस तरह से होना चाहिए, अथर्ववेद, है ना। ये जो है आप ठीक कर लीजिएगा। इसमें जो है झारखंड के क्षेत्र की चर्चा होती है व्रात्य प्रदेश के नाम से। ओके, ये हो गया। अब जो वेद होते हैं ये इतना कठिन है कि आप इसको पढ़ नहीं पाएंगे। अभी तो बहुत सारे ट्रांसलेशन बुक्स अवेलेबल हो गए हैं, लेकिन अगर आप ओरिजिनल कंटेंट को देखेंगे तो है तो संस्कृत, लेकिन फिर भी आप नहीं पढ़ पाएंगे। बहुत लोग संस्कृत पढ़ सकते हैं, बचपन में आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन इसे पढ़ना बहुत मुश्किल है। इसका कैरेक्टर ही अलग होता है। ओके, तो उस समय सोचिए कैसा रहता होगा जब इसका जो है पूरी तरह से इसको कंपाइल किया गया था, उस समय इसकी स्थिति क्या रही होगी। तो वेदों को पढ़ने में आसानी हो, इसको आसान बनाने के लिए वेदांग की रचना की गई। उसी में से एक आता है ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ, तो हर वेद का ब्राह्मण ग्रंथ होता है। तो ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है एक, उसको बोलते हैं ऐत्रेय ब्राह्मण। तो इस ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड की जो चर्चा है वो पुंड या फिर पुंड्र के नाम से है। तो हम ये कह सकते हैं कि झारखंड के क्षेत्र की चर्चा सबसे पहला इसका जो साहित्यिक उल्लेख है वो पुंड या पुंड्र के नाम से होता है। ओके, अब भागवत पुराण जो है इसमें झारखंड की चर्चा किक्कट के नाम से, वायु पुराण मुरंड के नाम से, और मुरुंड कहेंगे तो समुद्रगुप्त, विष्णु पुराण मुंड के नाम से। ओके, ये हो गया। इसके बाद जो मुंडा जनजाति है, ओके, मुंडा जनजाति और सुअरी जनजाति, तो प्लिनी जो इतिहासकार थे, हिस्ट्री ऑफ नेचुरलिस जिसने लिखा है, तो इसमें हिस्ट्री ऑफ नेचुरलिस, इसमें जो है पाटलिपुत्र की चर्चा की गई है, और पाटलिपुत्र को पाटलिबोथ्रिस कहा गया है। ठीक है, तो पाटलिबोथ्रिस और कुछ नहीं, बिहार का ही हिस्सा हुआ करता था, जिसका दक्षिणी भाग क्या हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा। तो इसी में हिस्ट्री ऑफ नेचुरलिस्ट में ही प्लिनी के द्वारा ये चर्चा किया गया है कि इस क्षेत्र में, इस पाटलिबोथ्रिस क्षेत्र के दक्षिण भाग में दो तरह के लोग रहते हैं, जिसको इन्होंने मानडेस कहा है और सबर कहा है। ओके, मानडेस और सबर कहा है। बाद में चलकर टोलमी ने ये कहा कि ये जो मानडेस और सबर है ये मुडाला है और सूत्रराई है। मानडेस को मुडाला कहा गया, सबर को सूत्रराई कहा गया। ठीक है, तो ये और कुछ नहीं, ये मानडेस मुडाला जो है मुंडा के लिए कहा गया है, सबर और सूत्रराई सुअरी के लिए कहा गया है। ओके, ये हो गया। संथाल परगना के क्षेत्र को जो है प्राचीन इतिहास में नरीखंड या कांकजोल कहा जाता था। हेनसांग ने किचिंग काइलो के नाम से भी इस क्षेत्र को संबोधित किया है। ओके, इस क्षेत्र में, झारखंड के क्षेत्र में जनजातियों की बहुलता है, इस कारण से इस पूरे क्षेत्र को कर्कखंड के नाम से जाना जाता है। लेकिन संथाल परगना की बात की जाए तो नरीखंड हो जाएगा। ओके, और ऋग्वेद या यूं कहें वैदिक काल में जो असुर जनजाति होते थे, सिर्फ असुर नहीं, पूरे जनजातियों को ही जो है असुर कहा जाता था। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, पूरे जनजातियों को उस समय असुर ही कहा जाता था। ठीक है, असुर को अलग से यहाँ पर संबोधित किया गया कि ये जो है लिंग पूजक हैं, तीसनों का देव है ये। ठीक है, ये असुर के लिए इस्तेमाल किया गया है। प्राचीन इतिहास में ही ये जानकारी मिलती है कि जो खरसावां है इसको करतिसिना कहा गया है। ठीक है, ये सरायकेला खरसावां के लिए है। क्लियर।
और जब ब्रिटिश का टाइम था तो उस समय 1765 से लेकर 1834 इस समय मतलब SWFA साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी, इस समय झारखंड के क्षेत्र को या तो नागपुर या फिर छोटा नागपुर कहा जाता था। ओके, बाद में SWFA का नाम चेंज होता है, मुख्यालय जब लोहरदग्गा होता है तो लोहरदग्गा इसको कहते हैं, बाद में रांची के नाम से ये जाना जाता है, विल्किंसनगंज। ओके, ये हो गया। अब ये तो साहित्यिक स्रोत हो गया ना, साहित्यिक उल्लेख हो गया झारखंड का, किस किस नाम से साहित्यिक उल्लेख है। ठीक है, अब झारखंड का जो पुरातात्विक स्रोत है इसको भी हम लोग देखते हैं। ओके, जब पुरातात्विक स्रोत की बात करते हैं तो इसमें क्या क्या आता है पहले इसको समझिए। पुरातात्विक स्रोत की जब बात करते हैं तो इसमें शैल चित्र आ जाएगा। शैल चित्र मतलब जो रॉक पेंटिंग्स होते हैं, गुफाओं में जो चित्र बनाए गए हैं आदि मानव के द्वारा, वो शैल चित्र में आ जाएगा। इसके अलावा मिट्टी या फिर पत्थर या फिर धातु के औजार हो गए, वस्तु हो गए, वो सभी पुरातात्विक स्रोत में ही आ जाएंगे। आभूषण हो गया, ये सभी इसमें आ जाएगा पुरातात्विक स्रोत में। सिक्का इसी में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले शैलचित्र देखते हैं। तो जब भी शैलचित्र की बात आएगी तो बुलु इमाम की चर्चा होनी ही है। ये बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट पर्सन है। झारखंड के बहुत सारे क्षेत्रों में, मुख्य रूप से हजारीबाग में जो शैलचित्र की खोज की गई है वो इनकी मदद से ही की गई है। लेकिन सिर्फ बुलु इमाम अकेले नहीं हैं, इनके साथ प्रकाश चरण प्रसाद हैं, जिन्होंने बुलु इमाम के साथ मिलकर हजारीबाग में बहुत सारे शैलचित्र की खोज की है। हजारीबाग का एरिया हो गया, चतरा का एरिया हो गया। ठीक है, इनके अलावा बुलु इमाम और प्रकाश चरण प्रसाद के अलावा भी कुछ लोग हैं जिन्होंने झारखंड के अलग अलग क्षेत्रों से शैलचित्रों की खोज की है। इसमें रांची के शैलचित्रों की खोज विदुला जायसवाल ने की है, कोडरमा एवं गिरिडीह के शैलचित्रों की खोज SK प्रसाद ने, और गढ़वा के शैलचित्रों की खोज राकेश तिवारी ने की है। ओके, तो ये सभी शैलचित्र में जो है आदि मानव के द्वारा बनाए गए कलाकृतियां हैं। जैसे इसमें जानवरों के चित्र मिलेंगे, शिकार करता हुआ चित्र मिलेगा, हिरण का चित्र मिलेगा। ओके, इस तरह से है। अब एक एक करके डिस्ट्रिक्ट वाइज जो इम्पोर्टेंट पुरातात्विक स्थल है उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हजारीबाग से। ठीक है, तो हजारीबाग में जो है इसको नाम का एक जगह है, ये जगह ही है, गांव का ही नाम है इसको। ओके, तो इसको जो गांव है तो यहीं पर बहुत सारी गुफाओं की खोज की गई है बुलु इमाम के द्वारा, और उन गुफाओं में आदि मानव के द्वारा शैलचित्र पाए गए हैं, बना हुआ शैलचित्र पाए गए हैं। ठीक है, तो ये जो शैलचित्र है, अब अलग अलग पेंटिंग है तो इसमें क्या क्या मिला है इसको समझिए। इसमें जो है एक मिला है अंतरिक्ष यान, ये चित्र है। नक्षत्र मंडल, भूल भुलैया, ये सब क्या चित्र है। ओके, सूर्य मंदिर भी है। सूर्य मंदिर ये खुला सूर्य मंदिर है, मतलब ये हो गया कि वो पूरी तरह से पैक नहीं है, जो गुफा है वहां पर ही सूर्य मंदिर बना दिया गया था। ठीक है, तो ये खुला सूर्य मंदिर है। और बाकी जो आप चित्र देख रहे हैं इसके अलावे भी बहुत सारे चित्र हैं, मतलब पूरा जो है एक गैलरी है। क्या है, एक गैलरी। और गैलरी को क्या बोलते हैं, दीर्घा बोलते हैं, इसलिए आप देखते होंगे कि विशाल चित्र दीर्घा लिखा रहता है इसको के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि एक बहुत सारी गैलरी पाई गई है और उसमें बहुत सारे फोटोज हैं, बहुत सारे पेंटिंग्स हैं। ये कहाँ है, इसको जो है ये बड़का गांव प्रखंड में आता है, हजारीबाग से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, बुलु इमाम के द्वारा जो है ये खोजा गया है। नेक्स्ट, दुमदुमा। दुमदुमा जो है ये बरकट्टा ब्लॉक में आएगा, और यहाँ पर पाल वंश के समय की मूर्तियां पाई गई हैं, शिवलिंग पाए गए हैं। सीतागढ़ पहाड़ एक आता है, सीतागढ़ पहाड़ एक है सती पहाड़, दोनों में अंतर है। सीतागढ़ पहाड़ जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म के अवशेष यहाँ से पाए गए हैं, जिसकी चर्चा कनिंघम ने की है। सीतागढ़ पहाड़ में जो बौद्ध अवशेष पाए गए हैं इसकी चर्चा कनिंघम ने की है। ओके, और यहाँ पर सीतागढ़ पहाड़ में 2000 देखिए कनिंघम जो है, कनिंघम के द्वारा राजमहल में जो बौद्ध अवशेष पाए गए हैं उसकी भी चर्चा की गई है। ठीक है, तो वो ध्यान रखिएगा। ओके, मैं यहाँ बता रहा था कि ये जो सीतागढ़ पहाड़ है रिसेंटली यहाँ पर खुदाई का काम किया गया था 2019 से 20 में, और इस समय क्या हुआ कि बहुत सारे पाल वंश के समय के अवशेष मिले हैं, मूर्तियाँ मिली हैं। ओके, बौद्ध अवशेष मिले हैं। तो ये सीतागढ़ पहाड़ है, और इसमें एक इंसिडेंट है आपको याद रखना चाहिए। 1998 में कौन सी घटना घटी थी, बरसात का समय था, बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी। तो ये जो सीतागढ़ पहाड़ है इसमें इसकी इस स्लोप के सतह को
बरसात का पानी अपने साथ लेकर जमीन पर पहुंच जाती है। अब लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पर चांदी का सिक्का पड़ा हुआ है, तो ये जो चांदी का सिक्का था, ये इसी पहाड़ से बरसात के पानी के थ्रू ये चांदी का सिक्का तलहटी पर आ गया था। ओके, फिर यहाँ पर जो है इस पहाड़ को धीरे धीरे स्टडी किया गया। ओके, फिर 12 गढ़ा है। ये 12 गढ़ा जो है अलग है, पश्चिम ये पूर्वी सिंहभूम का, बहरागोड़ा अलग है, दोनों में अंतर है। तो 12 गढ़ा जो है ये हजारीबाग में, यहाँ से तांबे के 49 खान मिले हैं। ओके, तांबे के 49 खान मिले हैं। बांदा, बांदा में हस्तकुठार मिला। हस्तकुठार क्या होता है? इस तरह का होता है हस्तकुठार। ओके, ये एक औजार है, ठीक है, पत्थर का औजार है। फिर बरगुंडा और करहरबारी, बरगुंडा और करहरबारी में भी तांबे के बने वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। ठीक है, कहाँ पर? बरगुंडा और करहरबारी में। उस समय तो लोहा का खोज नहीं हुआ, तो लोहा का खोज तो 1000 ईसा पूर्व में होता है, बहुत बाद में होता है। ओके, लेकिन पहले जो पूरा पाषाण काल है उस समय क्या है कि ये सब तांबे के औजार मिले हैं। पाषाण काल नहीं, ताम्र पाषाण काल है ना। तांबे के औजार मिले, पत्थर के औजार मिले हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद बोकारो के लिए देखते हैं। बोकारो में आप ये एक याद रखिए। अच्छा, यहाँ पर एक महोदी पहाड़ हो गया, सतगावा हो गया। सतगावा में गुप्तकालीन मंदिर भी पाए गए हैं और महोदी पहाड़ में भी। ठीक है, चलिए बोकारो है। बोकारो में हरा अभ्रकीय स्फटिक हस्तकुठार। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि जो ये औजार है इसको पत्थर से नहीं बनाकर इसको माइका से बनाया गया है, अबरक से बनाया गया है। ग्रीन माइका क्रिस्टल हैंडगन। ओके, ये कहाँ मिला है? बोकारो में मिला है। झारखंड में माइनिंग का काम काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए गुफाएं या फिर पुरातात्विक जो स्थल हैं वो बहुत ही ज़्यादा पाए गए हैं। माइनिंग का काम हमेशा चलता रहता है, चाहे कोयला की बात हो या फिर किसी मेटल या नॉन मेटल की बात हो। ठीक है, तो धनबाद में झरिया में माइनिंग के दौरान ही बहुत सारे पत्थर के औजार मिले हैं, जिसमें कुल्हाड़ी, भाला शामिल है। धनबाद में ही एक क्षेत्र है गांजा पहाड़ी, तो यहाँ पर मध्य पाषाण काल के अवशेष मिले हैं। ओके, झारखंड के देवघर में एक नदी की चर्चा की गई है जिसको बोलते हैं कर्ण कोलाजोर नदी, और ये जो नदी है इसकी सतह पर पूरा पाषाण काल के औजार प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद दुमका। दुमका में एक है पहाड़पुर और दूसरा कुमड़ाबाद। कुमड़ाबाद, पहाड़पुर। तो पहाड़पुर से क्या है? पूरा पाषाण काल के औजार प्राप्त हुए हैं। ओके, एक नदी की चर्चा हुई है, गोबई नदी, गोबई नदी के आसपास। फिर एक है कुमड़ाबाद। तो कुमड़ाबाद जो है ये आप याद रखेंगे, यहाँ पर नील की खेती के साक्ष्य मिले हैं कुमड़ाबाद से। कहाँ है ये? दुमका में है। इसके बाद है गढ़वा। गढ़वा का हो गया भवनाथपुर, यहाँ से शैल चित्र मिले हैं। ओके, राकेश तिवारी के द्वारा गढ़वा के क्षेत्र में शैल चित्रों की खोज की गई थी। ये जो शैल चित्र यहाँ मिला है, यहाँ पर आखेट का चित्र है, मतलब शिकार करता हुआ चित्र है, शिकारी का चित्र है। ओके, पलामू में एक क्षेत्र है पांडु। तो पांडु में जो चौकी होता है जिसमें रोटी बेलते हैं, ये या तो लोहा का होता है या लकड़ी का होता है या फिर पत्थर का हुआ करता था पहले। तो यहाँ से पांडु से 4 पाए वाला चौकी पाया गया है। इसके अलावा तांबा का औजार, मिट्टी का औजार, पत्थर के औजार मिले हैं। कहाँ से? पांडु, जो कि पलामू में है। फिर रांची। रांची के नामकुम से बाण के फलक मिले हैं। बाण के फलक मतलब ये हो गया, ये तीर है तो ये वाला पोर्शन। ओके, ये मिला है। उसके बाद तांबे एवं लोहे के औजार प्राप्त हुए हैं। सिर्फ नामकुम नहीं, और भी बहुत सारे प्लेसेस हैं, लेकिन नामकुम एक प्रसिद्ध जगह है, इसलिए आप इसको याद रखिए। फिर पिठोरिया हो गया। पिठोरिया से भी गुप्तकालीन कुओं की प्राप्ति हुई है, जिस तरह से महोदी पहाड़ और सतगावा है उसी तरह से। ठीक है, नेक्स्ट लोहरदग्गा है। लोहरदग्गा से कांसा का प्याला मिला है। उसके बाद खूंटी। खूंटी में क्या है कि यहाँ से 2-3 जगह, एक मुरद हो गया। मुरद में क्या है? तांबे की सिकड़ी मिली है। ठीक है, कांसे की अंगूठी मिली है। फिर दरगामा नाम का जगह है, यहाँ ताम्रपाषाण के गांव मिले हैं। ताम्रपाषाण के गांव मिले हैं। ओके, बेलवा दाग। बेलवा दाग जो है, यहाँ से बौद्ध विहार मिले, और यहाँ के बौद्ध विहार में जिन ईंटों का इस्तेमाल हुआ था, इन ईंटों का डायमेंशन, साइज सेम वैसा ही है जैसा कि सांची स्तूप में इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर जो ईंटें हैं सेम वैसा ही ईंट बेलवा दाग के बौद्ध विहार में इस्तेमाल किया गया था। ओके, ये हो गया। बेलवा दाग जो है एक खूंटी, ये खूंटी का बेलवा दाग जो है ये असुर जनजाति की सभ्यता से संबंधित भी स्थल है, हम लोग अभी पढ़ेंगे। ठीक है, ये हो गया। तो अब देखिए, खूंटी जो जिला है, असुर जनजाति की बहुत सारी सभ्यताओं का अवशेष इस क्षेत्र में मिला है। जैसे कि ये जो आपको 5-6 नाम बताए जा रहे हैं, मुख्य रूप से आप याद रखिए कि तजना नदी जो है इसके आसपास के क्षेत्र में
असुर जनजाति की सभ्यताओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अब जगह की बात की जाए तो बेलवा दाग का नाम आता है। सबसे पहले बेलवा दाग की ही खोज की गई थी असुर जनजाति की सभ्यता को लेकर। 1915 में एससी रॉय ने इसकी खोज की थी। इसके अलावा कुंजला, हांसा, सरितकेल, कटहर टोली, खूंटी टोला, ये सभी क्या है, ये सभी असुर जनजाति की सभ्यता स्थल है। इसमें जो आप सरितकेल देख रहे हैं, ये सबसे बड़ा असुर स्थल है, सबसे बड़ा असुर स्थल है। ओके, और ये जो आप देख रहे हैं हांसा, हांसा से बहुत ही बड़े आकार के ईंटें प्राप्त हुई हैं। ठीक है, खूंटी टोला जो है ये एक नदी के किनारे जिसको बोलते हैं कोटरी नदी। ओके, कोटरी नदी, ये हो गया असुर जनजाति के जो सभ्यता है उसके स्थल। ओके, उसके बाद गुमला, गुमला जो है इसका बसिया हो गया। तो तांबे के औजार यहाँ से मिले हैं, गुमला के तांबे, ये बसिया के क्षेत्र से तांबे के औजार। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न आपको होगा, ये जो तांबे के औजार गुमला मिले हैं, तो ये बोला गया कि ये जो तांबे का औजार है ये मिला है दरगामा में। कहाँ? दरगामा। अभी जस्ट हम लोगों ने कुछ देर पहले देखा कि जो दरगामा है ये खूंटी में बताया गया है। ओके, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि कुछ पुस्तक जो है दरगामा को खूंटी कहता है, खूंटी में कहता है, कुछ गुमला में कहता है। ओके, होते भी हैं कि एक प्लेसेस अलग अलग नाम से अलग अलग जगह पाए जाते हैं। ठीक है, तो बसिया जो है यहाँ पर तांबे के औजार मिले जिसको दरगामा गांव एग्जैक्टली कहा गया गुमला में। तो क्वेश्चन आएगा तो आप प्रेफरेंस देख लीजिएगा, पहला प्रेफरेंस देना है खूंटी को, उसके बाद गुमला को, और कोई एक अगर आता है तो एक टिक कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद पूर्वी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम में बानाघाट नाम का एक पुरातात्विक स्थल है जहाँ से मृदभांड मिले हैं काले रंग का। मृदभांड क्या होता है? मिट्टी को पका दीजिए, लाल हो जाएगा, वही हो गया मृदभांड। तो उसको काला रंग कर दिया गया है, तो काले रंग का मृदभांड हो गया। ओके, उसके बाद लूपगढ़ी है। लूपगढ़ी में क्या है? कब्रगाह के अवशेष मिले हैं, और यहाँ पर यह भी पता चलता है कि जो कब्रगाह है उसमें अलग अलग तरह के आभूषण प्राप्त हुए हैं, तांबे के आभूषण प्राप्त हुए हैं, पत्थर के आभूषण प्राप्त हुए हैं। तो ऐसे इससे ये प्रतीत होता है कि जिनको जो पैसे वाले होते होंगे, जो अमीर हुआ करते होंगे, तो उनके साथ उनकी आभूषणों को भी दफना दिया जाता था। ठीक है, तो ये लूपगढ़ी में है। कहाँ है लूपगढ़ी? फिर बोनगरा नाम का जगह है, यहाँ से भी पत्थर के मनके मिले। मनके क्या हो गया? एक तरह से नेकलेस ही होता है। कुल्हाड़ी मिला है, मृदभांड मिला है। ओके, फिर बुरादी हो गया, यहाँ से क्या है? नवपाषाण कालीन पत्थर के अवशेष मिले हैं, कुदाल, छैनी, चाकू, ये सब हो गया। पश्चिम सिंहभूम की बात की जाए तो पश्चिम सिंहभूम में संजय नदी के तट में जो है कुछ अवशेष मिले हैं, कुछ पत्थरों के औजार मिले हैं, हथियार मिले हैं, और रोरो नदी के तट पर भी कुछ हथियार मिले हैं। जैसे कि यहाँ पर आप चाईबासा देख रहे हैं, तो चाईबासा में रोरो नदी के तट पर धारदार पत्थर के जो है चाकुनुमा पत्थर मिले हैं, औजार मिले हैं। ठीक है, फिर जो है बेनू सागर है। बेनू सागर, यहाँ पर 7वीं सदी की जैन मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, और गौड़ शासक शशांक ने यहाँ पर एक शिव मंदिर की स्थापना भी की थी। ओके, फिर है बारूडी। बारूडी से जो है इसमें आप याद रखिए, बारूडी संजय नदी है, संजय नदी है, और एक सोन नाला है। क्या है? सोन नाला। तो इसके संगम स्थल को ही बारूडी कहते हैं, और यहाँ से मृदभांड, मिट्टी के औजार, पत्थर के औजार, ये सब प्राप्त हुए हैं। और यहाँ पर जो है हड्डियों के भी हथियार मिले हैं, पत्थर के साथ साथ हड्डियों के भी हथियार मिले। कहाँ? बारूडी में। ओके, ये हो गया जो पुरातात्विक स्थल थे। इसके बाद जो महत्वपूर्ण शिलालेख हैं, अभिलेख हैं, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ओके, तो जब भी अभिलेख या शिलालेख की बात होगी तो सबसे पहले अशोक की चर्चा होनी चाहिए। अशोक के 2 शिलालेख, एक है सेकेंड और एक है 13th। ओके, तो सेकेंड और 13th में क्या है? सेकेंड में ये कहा गया है कि यहाँ की जनजातियों को धम्म का आचरण करना चाहिए, मतलब यहाँ की जनजातियों को उपदेश दिया जा रहा है धम्म का आचरण करने के लिए। और 13th जो है, इससे हमें जानकारी मिलती है कि ये जो झारखंड है ये आटविक प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, इसका आटविक प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। और इसी में चर्चा की गई है कि झारखंड को अटावी कहा गया है, आटव कहा गया है। आटविक नाम का एक अधिकारी भी होता था, आटविक नाम का एक अधिकारी भी होता था जिसको अशोक ने नियुक्त किया था। और ये आटविक का काम क्या था? यहाँ की जनजातियों को कंट्रोल करना। एक तरह से ये क्या था? फॉरेस्ट ऑफिसर था।
ये जो है फॉरेस्ट ऑफिसर था, यहाँ की जनजातियों को कंट्रोल करता था, सेनाओं में भर्ती करवाता था, ये 8वीं का ही काम था। ठीक है, ये अशोक के अभिलेख हो गए, शिलालेख हो गए। उसके बाद दूध पानी शिलालेख जो है ये 8वीं सदी का है, हजारीबाग में ये मिला है। गंगाधर के शिलालेख ये धनबाद से मिले हैं, 14वीं शताब्दी के हैं ये। ओके, और ये जो गंगाधर के शिलालेख हैं इससे मान भूम के जो राजा थे उनकी जानकारी मिलती है। ठीक है, फिर रांची का बुढ़ाया मंदिर है, यहाँ भी एक अभिलेख है 1682, तो ये सब महत्वपूर्ण हो गया। ओके, पुरातात्विक स्रोत में सिक्के भी आ जाते हैं। तो सिक्कों की बात की जाए तो कुषाण कालीन सिक्के, जब गुप्ता पीरियड खत्म होता है, गुप्ता नहीं, मौर्य काल जब खत्म होता है, मतलब मौर्योत्तर काल में बाहर से लोग आना शुरू करते हैं, आक्रमण करते हैं, उसमें से कुषाण भी हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, सिक्का चलाना शुरू करते हैं। तो कुषाण कालीन सिक्के जो हैं ये पहली, दूसरी और तीसरी सेंचुरी के प्राप्त हुए हैं अलग अलग क्षेत्र में। उसमें मुख्य रूप से रांची है और सिंहभूम है। ठीक है, फिर रोमन सम्राट के सिक्के प्राप्त हुए हैं, कहाँ से, सिंहभूम से। सिंहभूम से ही इंडो सीथियन के सिक्के प्राप्त हुए हैं, और सिंहभूम में कहा, खासकर चाईबासा में। ओके, तो ये क्या हो गया, ये पुरातात्विक स्रोत हो गया, पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, अब अलग अलग जो है हम लोगों ने जो पढ़ा, इसको अब कंबाइंड रूप से पढ़ने की कोशिश करते हैं। ओके, देखिए हर पॉइंट पर ध्यान दीजिए, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट है कि झारखंड की जो जनजातियां हैं उनको प्राचीन काल में क्या कहा जाता था, असुर कहा जाता था, खासकर ऋग्वेदिक काल में। ऋग्वैदिक काल में यहाँ की जनजातियों को असुर कहा जाता था, और जो असुर होते थे मतलब यहाँ की जनजातियों को लिंग पूजक कहा गया है, शिशुनों का देव कहा गया है। ओके, ये आपको याद रखना है। यहाँ के जो लोग थे, झारखंड के जो निवासी थे, इनको ऋग्वेद में किकाट नाम देशो अनार्य कहा गया है, ये अनार्य थे। तो ये जो अनार्य हैं, ऐसी चर्चा है ओके प्राचीन में, कि ये जो अनार्य हैं ये पशुचारक हैं, ये खेती नहीं करते हैं, पशुचारक हैं। ओके, ये हो गया। इसके बाद आता है महाजनपद काल। तो महाजनपद काल में बस आप ये याद रखिए कि झारखंड के क्षेत्र को किक्कट के नाम से जाना जाता था महाजनपद काल में। ओके, ये हो गया। अच्छा, महाजनपद काल में हम सभी ये जानते हैं कि जो झारखंड का क्षेत्र है ये तो मगध का हिस्सा था ही, लेकिन ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये अंग महाजनपद में आता था। बाद में मगध के जब राजा हुए अजातशत्रु, तो उन्होंने अंग को अपने क्षेत्र में मिला लिया। तो हम कह सकते हैं कि फाइनली झारखंड मगध का हिस्सा था, लेकिन उसके पहले संथाल परगना ये अंग महाजनपद का हिस्सा, और छोटा नागपुर ये जो है मगध महाजनपद का हिस्सा हुआ करता था। ओके, मौर्य काल में क्या हुआ कि अशोक के द्वारा एक आटविक नाम का अधिकारी इसको नियुक्त किया गया। इसका काम क्या होता था, जनजातियों को कंट्रोल करना, यहाँ की सेनाओं में भर्ती करना। और ये जो थे ये फॉरेस्ट ऑफिसर थे। ये क्या थे, फॉरेस्ट ऑफिसर। जंगलों में ही सभी उस समय रहते थे ना जनजातियां, तो जंगलों में रहते थे, तो कंट्रोल करने के लिए इनको जंगल में ही रहना पड़ता था, इसलिए फॉरेस्ट ऑफिसर के रूप में इनकी नियुक्ति हुई थी। ओके, चंद्रगुप्त मौर्य के समय कौटिल्य ने अपने पुस्तक अर्थशास्त्र में झारखंड की चर्चा की है कुकुट से, और इन्होंने ये भी कहा है कि झारखंड के क्षेत्र से एक नदी है इंद्रावनक नदी, यहाँ से हीरों की प्राप्ति होती है। ये जो इंद्रावनक नदी है ये शंख नदी को कहा गया है, और शंख नदी के साथ साथ आपको ये भी ध्यान देना है कि एक ईब नदी है। ईब और शंख नदी को कंबाइंड रूप से इंद्रावनक नदी कहा गया है। ये जो ईब है यह महानदी की सहायक है। बाकी शंख के लिए आप जान रहे हैं कि गुमला से निकलकर छत्तीसगढ़, फिर गुमला, फिर सिमडेगा, और फिर चली जाती है उड़ीसा, जहां दक्षिण कोयल से मिल जाती है मदिरा डैम बनाने के बाद। ओके, तो ये कौटिल्य ने कहा है। अशोक का जो 13वां शिलालेख है इसमें क्या चर्चा होती है, इसमें चर्चा ये है कि झारखंड जो है ये आटविक का हिस्सा हुआ करता था। इसको अटावी या आटवी कहा गया है झारखंड के क्षेत्र को। और 13वां शिलालेख में ही ये चर्चा है कि अशोक ने रक्षित नामक एक धर्म प्रचारक की नियुक्ति की थी। ये रक्षित क्या होता था, जितने भी धर्म प्रचारक हैं उसका ये हेड होता था, और इस धर्म प्रचारक को झारखंड भेजा गया। ओके, फिर अशोक का जो दूसरा शिलालेख है इसके अनुसार ये कहा गया कि जनजातियों को धर्म का आचरण करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जब गुप्ता काल आता है तो गुप्त काल में क्या है, समुद्रगुप्त जब राजा बनते हैं, तो समुद्रगुप्त जब राजा बनते हैं तो ये जो है आटविक
प्रदेश पर अधिकार कर लेते हैं आक्रमण करके। तो इस आठवीं विजय की चर्चा कहाँ होती है? प्रयाग प्रशस्ति में, जिसको हरिसेन ने लिखा है, जो इनके दरबारी कवि थे। ओके, प्रयाग प्रशस्ति। इसी प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड को मुरुंड कहा गया है। ओके, इनके बाद एक राजा हुए गुप्त में ही, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो इनके समय में ही झारखंड, इनके समय में ही फायान का आगमन हुआ था भारत में, और इन्होंने, फायान ने झारखंड के क्षेत्र को कुक्कुट लाड कहा है। ओके, फिर जो है जब गुप्ता का काल खत्म होता है तो अलग अलग छोटे छोटे राजवंश उभर कर आते हैं, रीजनल डायनेस्टी का बोलबाला हो जाता है। उसी में से गौड़ शासक शशांक, ये जो है काफ़ी ज़्यादा उभरता है और काफ़ी ज़्यादा बड़े क्षेत्र को, इसमें बंगाल का एरिया शामिल है, इसमें झारखंड का एरिया शामिल है, छत्तीसगढ़ का एरिया शामिल है, इसको अपने अधीन कर लेता है और इसकी राजधानी जो है ये झारखंड में बनाता है। अब ये जो राजधानी है, तो इसमें कनिंघम का कहना है कि ये राजधानी बड़ा बाजार था और हेविड का कहना है कि ये राजधानी हुल्मी था। तो दोनों को आप ध्यान रखेंगे, पहला प्रेफरेंस देना है बड़ा बाजार को। ओके, फिर शशांक के द्वारा ही बेनू सागर में शिव मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ओके, हेनसांग हर्षवर्धन, ये जो हेनसांग है ये एक बौद्ध यात्री थे, बौद्ध भिक्षु थे, जिन्होंने झारखंड के क्षेत्र की चर्चा की है। ओके, तो हर्षवर्धन के जो भाई थे उनकी हत्या शशांक ने की थी। तो ये हर्षवर्धन जो है शशांक पर हमला करने के लिए बंगाल जाता है, जहां राजमहल, उसी दौरान राजमहल में हेनसांग के साथ इनकी मुलाकात होती है। ओके, उसके बाद है झारखंड में धार्मिक आंदोलन। तो इसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ये हमें पढ़ना है। तो जैन धर्म, बौद्ध धर्म का जो प्रसार होता है उसका केंद्र बिंदु क्या है? मानभूम, मानभूम का धनबाद। ओके, अब एक एक करके देखते हैं। जब हम लोग बात करते हैं गिरिडीह की, तो गिरिडीह में जो पारसनाथ पहाड़ है, ये एक पर्वत श्रृंखला है। इसका सबसे ऊंचा भाग जो है वो है समेत शिखर, जिसका हाइट है 1365 मीटर 4478 फीट। ओके, ये कहाँ है? मधुबन क्षेत्र में, मधुबन गांव है जहां पर श्वेतांबरी जैन रहते हैं। दो जैन होता है ना, श्वेतांबरी और दिगंबरी। ओके, तो श्वेतांबरी जैन का ये एकमात्र गांव माना जाता है पूरे विश्व में। ओके, ये कहाँ है? मधुबन में। मधुबन कहाँ है? गिरिडीह में। ओके, ये हो गया। इस पारसनाथ पहाड़ में देखिए जैन में टोटल हुए 24 तीर्थंकर, 24 में से 20 ने यहीं पर निर्वाण की प्राप्ति की है। ओके, यहीं पर निर्वाण की प्राप्ति की है। और सबसे अंत में किसने निर्वाण प्राप्त किया है? 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, इन्हीं के नाम पर जो है इस पहाड़ का नाम पारसनाथ पड़ा है। ठीक है, उसके बाद धनबाद। धनबाद का जो चंदन क्यारी है, यहाँ के अलवरा से जैन धर्म की 29 मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। ओके, 29 मूर्तियां। पूर्वी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम का बुड़ाम है। बुड़ाम से क्या मिला है? जैन धर्म की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। ओके, बुड़ाम से जैन धर्म की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। फिर पश्चिम सिंहभूम है। पश्चिम सिंहभूम का बेनू सागर हो गया, 7वीं सदी का, जैन मूर्तियां। सरायकेला खरसावां, सरायकेला खरसावां का ईचागढ़, यहाँ से जैन मंदिर मिला है। तारा, ये बौद्ध धर्म की जब बात की जाएगी ना, तो तारा देवी की मूर्ति यहाँ से प्राप्त हुई है सरायकेला खरसावां से। ओके, वैसे जैन मंदिर मिला है। फिर पलामू, पलामू का हनुमान गांव है, जहाँ से जैन धर्म के पूजा स्थल प्राप्त हुए हैं। ओके, फिर चतरा, चतरा में कोल्हुआ पहाड़ है। ये जो कोल्हुआ पहाड़ है ये हिंदू, बौद्ध, जैन तीनों धर्मों से संबंधित है। ओके, बौद्ध धर्म में क्या है कि यहाँ पर बौद्ध विहार, ठीक है, बौद्ध स्तूप के साक्ष्य मिले हैं। जैन धर्म में आपको ये याद रखना है कि जो 10वें तीर्थंकर थे शीतलनाथ, वहां ने यहाँ पर, उन्होंने यहाँ पर निर्वाण की प्राप्ति की है। इसके अलावा 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का यहाँ पर जो है पैरों के निशान हैं पार्श्वनाथ का। कहाँ पर? कोल्हुआ पहाड़ में। ठीक है, और टोटल 24 जो तीर्थंकर हुए उसमें से 9 तीर्थंकर की प्रतिमा यहाँ पर है। ओके, ये हो गया। अब बौद्ध धर्म का प्रसार देखते हैं। तो बौद्ध धर्म में क्या है? पलामू की बात की जाए तो सबसे पहले एक है मूर्तिया गांव। मूर्तिया गांव जो है, यहाँ से क्या मिला है? मूर्तिया गांव से सिंह मस्तक मिला है। क्या मिला? सिंह मस्तक। ये जो सिंह मस्तक है, सांची स्तूप, सारनाथ का जो सांची स्तूप है, वहां पर गेट के पास जो सिंह बनाए गए हैं उसके जो शीर्ष हैं, ठीक वैसा ही है ये जो मूर्तिया गांव में मिला है। फिर करुआ गांव है। ओके, करुआ गांव जो है, यहाँ से बौद्ध स्तूप मिले हैं। ओके,
और करुआ गांव के लिए आप याद रखिएगा कि इसको धनबाद में भी बताया गया है इस जगह को, लेकिन मुख्य रूप से पलामू ही होना चाहिए। ठीक है, धनबाद में बुद्धपुर है और दालमी गांव है। ओके, जहां से बौद्ध धर्म के अवशेष मिले हैं। बुद्धेश्वर मंदिर भी है यहाँ पर, लेकिन अब ये पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में आता है। ठीक, फिर हजारीबाग हो गया। हजारीबाग का सीतागढ़ पहाड़, सीतागढ़ पहाड़ जो है, अच्छा इसके पहले मैंने आपको कहा था कि कनिंघम ने कहा, कनिंघम ने सिर्फ राजमहल के क्षेत्र के लिए कहा था। ओके, लेकिन ये जो सीतागढ़ पहाड़ है यहाँ की चर्चा फायान ने की है। ओके, फायान ने किया है। यहाँ से बौद्ध विहार मिले हैं। ओके, और इसके अलावा हजारीबाग में जो है सूर्य कुंड है, सूर्य कुंड। तो ये जो सूर्य कुंड है, यहाँ भी बौद्ध धर्म के अवशेष मिले हैं, बहुत सारी मूर्तियां यहाँ से पाई गई हैं। ये जीटी रोड में है सूर्य कुंड। ओके, फिर खूंटी, खूंटी का बेलवा दाग हो गया। बेलवा दाग जो कि असुर सभ्यता स्थल भी है। तो यहाँ पर बौद्ध विहार मिला है और यहाँ के जो ईंटें हैं ठीक वैसा ही डायमेंशन का है जो सांची स्तूप में इस्तेमाल किया गया है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। रांची में जोना जलप्रपात है, गौतम धारा जलप्रपात कहते हैं क्योंकि यहाँ पर बौद्ध धर्म की मूर्तियां प्राप्त हुई थी, लेकिन बाद में इसे कोई ना कोई जो है उठा कर ले गया, अब नहीं है, फिर भी नाम है गौतम धारा जलप्रपात, याद रखिएगा। गुमला में एक है कटुंगा गांव। तो जो कटुंगा गांव है, यहाँ से क्या मिला है, यहाँ से बुद्ध की प्रतिमा मिली है। पूर्वी सिंहभूम का जमशेदपुर है, यहाँ से ये जो है पटमदा और पटम्बा गांव जमशेदपुर में है, यहाँ से मूर्तियां प्राप्त हुई हैं बौद्ध धर्म की। सरायकेला खरसावां तारा की मूर्ति प्राप्त हुई है। ओके, गिरिडीह जो है, यहाँ घोलमारा नाम का जगह है जहाँ से बुद्ध की मूर्ति मिली हुई है, टूटी हुई। ठीक है, फिर राजमहल का जो क्षेत्र है, इसकी चर्चा कनिंघम के द्वारा की जाती है। यहाँ से बौद्ध धर्म के अवशेष मिलते हैं, मूर्तियां प्राप्त होती हैं। ये है संथाल परगना में, इसकी चर्चा होती है कनिंघम के द्वारा। ओके, फिर जो है चतरा इटखोरी हो गया। इटखोरी का भद्रकाली मंदिर है, इसके परिसर में 7वीं सदी की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं इस परिसर में। ओके, तो ये क्या हो गया, महत्वपूर्ण जैन धर्म और बौद्ध धर्म स्थल हो गए। ठीक है, झारखंड में जैन धर्म और बौद्ध धर्म का जो प्रसार हुआ उसका केंद्र बिंदु क्या था, ये धनबाद। और नदी की बात की जाए तो दामोदर। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको पढ़ाया है, ये प्राचीन इतिहास के लिए जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आते हैं वो सारे पॉइंट हैं। 1 घंटा से भी कम समय लगा, लेकिन इसी को मैंने 4 घंटा में भी पढ़ाया है। ओके, तो अलग अलग पैटर्न होता है पढ़ने का, आप किस हिसाब से पढ़ रहे हैं। ठीक ना, अब यहाँ देखिए ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया गया, लेकिन वो सारे पॉइंट्स कवर किए गए हैं और एक्सप्लेन भी किए गए हैं सारे पॉइंट्स को, ताकि आप इसको समझ पाएँ, जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और बाकी जो डिटेल में पढ़ाया गया है वो आपको पूरे लंबे समय तक, चाहे वो जेपीसी का एग्जाम हो, पीटी का या मेंस का या फिर सीजीएल का एग्जाम हो, सब में वो काम देगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय। इसका पीडीएफ जो है आप डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम से।